हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लीगल स्क्वाड। मैं हूं विवेक और मैं आज फिर से शुरू कर रहा हूं इस लेक्चर को कॉपीराइट का सीरीज में जो है। आज देखो चैप्टर 12 डील कर रहा हूं, ठीक है, सिविल रेमेडीज चैप्टर 12। अच्छा बताओ कॉपीराइट में कितने चैप्टर हैं? टोटल चैप्टर 15 है, जिसमें 11 चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और सारे लेक्चर को देखिए। अगर आप देखिए आपको रिमाइंड नहीं हो रहा तब फिर से रिविजन कर सकते हो सारे वीडियोज़ को। ज़्यादा है नहीं, 20 से 25 मिनट का ऐसा ही मैक्सिमम पीरियड होता है। आप देख सकते हो 11 चैप्टर्स ऑलरेडी खत्म हो गया है। आज मैं चैप्टर 12 में हूँ, जिसमें है सिविल रेमेडीज़। सिविल रेमेडीज़ क्या है? अच्छा कॉपीराइट देखो, अभी तक हमने पढ़ा कॉपीराइट क्या है, ठीक है। कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट, उसका इंटरप्रिटेशन, रजिस्ट्रेशन कैसा होता है, ब्रॉडकास्टिंग राइट, ऑनरशिप, ठीक है। कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट कब होगा, कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट कब नहीं होगा, ठीक है। पर्सनल पर्पज़ के लिए करते हैं तो कॉपीराइट नहीं आता। अगर वही हम लोग कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए करते हैं उसमें कॉपीराइट आ जाता है। अगर पब्लिक वेलफेयर के लिए है और रिलीजियस पर्पज़ के लिए है, कोई लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है, पब्लिक वेलफेयर के लिए, बेनिफिट के लिए, पर्सनल इसलिए, रिसर्च के लिए, एजुकेशन के लिए, स्टडी के लिए, उसमें साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए उसमें कॉपीराइट नहीं आता है, ठीक है। कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट नहीं होता है। आज हम लोग चैप्टर 12 पढ़ेंगे सिविल रेमेडीज। अगर कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट हो जाएगा तो जो ऑनर है उसका कॉपीराइट का वायलेशन हो गया तो उससे क्या रेमेडीज होगा, उसके पास क्या उपचार है, क्या बेनिफिट है, मतलब क्या राइट है उसका, जो कि उस राइट को कैसे यूज कर सकता है। तो जो सेक्शन 54 में क्या है, डेफिनेशन देखना। तो फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर यानी सिविल रेमेडीज को लेकर क्या है, तो ऑनर ऑफ द कॉपीराइट के पास एक्सक्लूसिव लाइसेंस होता है, ठीक है। जो ऑनर होता है ना उसके पास सारा अधिकार उसी के ऑनर के पास होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे के पास नहीं होगा। जब उसके पास सारा लाइसेंस, एक्सक्लूसिव लाइसेंस है, तो उसे कमाने उसे सारा रॉयल्टीज़ का, उसके बेनिफिट का सारा इंटरेस्ट रखने का राइट उसके पास होता है। कोई सीडोनिमस वर्क है, लिटरेरी वर्क है तो अपलेट। अच्छा बताओ, मान लो कि कोई झूठा वर्क नहीं, मान लो कि जिसका कोई ऑनर पता नहीं है कौन है, वर्क पब्लिश्ड है, तो बताओ इसे कौन डिसाइड करेगा कि उसका ऑथर कौन है? या कोई ऑथर डेथ कर गया तो उस कंडीशन में जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, है ना, तो एपिलेट बोर्ड डिसाइड करेगा। एपिलेट बोर्ड बाय दैट ऑथर और हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा। सेक्शन 55 में देखना थी, सिविल रेमेडी फॉर सिविल रेमेडीज फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट। कॉपीराइट के इन्फ्रिंजमेंट के लिए सिविल रेमेडीज क्या क्या है? तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, इंजंक्शन। इससे पहले भाई मान लो कि मेरा बुक है ना, कोई पब्लिकेशन को छाप के बेच रहा है, ठीक है, छाप रहा है, बहुत छाप रहा है, मुझे पता चला भाई वो दिन रात कॉपियाँ, आप तुम्हारे बुक्स का बहुत सारा कॉपीज तैयार कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा कि मुझे कंपनसेशन दो? नहीं, सबसे भाई पहले भाई उस छापने की प्रोसेस पे रोक तो लगा दो ना, इंजंक्शन लगा दो, इंजेक्ट कर दो पहले उसे। तो पहला रेमेडीज क्या होता है, इंजंक्शन, ठीक है। इंजंक्शन पहले उस पर रोक लगाओ। दूसरा डैमेजेज होता है और अकाउंट्स होता है ना भाई। पहले तो रोक लगाओ, पहले तो कोर्ट से या फिर एपलेट बोर्ड के पास करना। पहला रेमेडीज क्या है मेरा, इंजंक्शन करवाना, रोक लगवाना। पहले रोक लगवा दो, नहीं तो भाई मैं कम बोलूँगा, एक काम करो, तुम जो छाप रहे हो ठीक ही है, इलीगल छाप रहे हो, मुझे पैसा दो। नहीं, पहले रोक लगाओ, पहले रोक भाई, तुम रोको, ये गलत है, मेरा मुझसे लाइसेंस है, विदाउट माई कंसेंट तुम यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो पहले इंजंक्शन लेना होता है, रोक लगाना। फिर दूसरा क्या, डैमेज। अब इस वजह से तुम मेरा डैमेज क्या हुआ है, मान लो कि जो तुम पिछले 2 सालों से 10,000 कॉपी सेल कर दिया है मेरे बुक्स का। अब तुम 10,000 कॉपी में सेल कर दिया, ये तुम सेल किया, तुम ही सारा बेनिफिट रख लिया, बट मैं तो सेल, मेरे थ्रू तो 10,000 सेल ही हुआ नहीं है। तो भाई ये तो लॉस, मेरा बुक जितना बिका मेरे थ्रू, मेरे पास कोई रॉयल्टी नहीं है, बेनिफिट नहीं आया, इंटरेस्ट नहीं आया, तो ये डैमेज किससे हुआ था? मुझे हुआ डैमेज। अकाउंट, क्या पैसा डैमेज हुआ है, क्या अकाउंट से सब कुछ रिलेटेड हो जाता है। तो सिविल रेमेडीज 3 है, इंजंक्शन, डैमेज और अकाउंट, याद रखना, ठीक है। अगर डिफेंडेंट प्रूव करता है, ठीक है, अगर डिफरेंट प्रूव करता है कि वो एट द डेट ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ही वाज नॉट अवेयर, वो देखो, इफ द डिफेंडेंट प्रूव्स दैट एट द डेट ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ही वाज नॉट अवेयर, वो अवेयर नहीं था। ये जो ग्राउंड है ना, देखो, रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट कॉपीराइट सबसिस्ट इन द वर्क, इस वर्क में कॉपीराइट है, तो प्लेंटिफ फिर इंटाइटल नहीं है। मान लो कि मेरा जो बुक बेच रहा है वो प्रूव करता है कोर्ट में अगर प्रूव करता है कि ये भाई देखो, मैं जिस दिन इस कॉपीराइट सॉरी इस वर्क का मैं प्रोडक्शन कर रहा था ना, इन्फ्रिंज कर रहा था, उस टाइम मुझे पता ही नहीं था कि रियल में इस वर्क पे कॉपीराइट भी है, ठीक है। अगर प्रूव कर दिया तो मुझे वो, फिर मैं इंटाइटल्ड नहीं हूँ डैमेज लेने के लिए, ठीक है भाई, मतलब कोर्ट का मैटर है फिर, ठीक है। मान लो कि उसने प्रूव कर दिया कि नहीं, ये जो तुम्हारा बुक को बेचा उसे पता नहीं था कि इस पर कॉपीराइट भी है, वो सब कंडीशन दिखाया था, ठीक है। चलो, तो सेक्शन 56 में क्या है, फिर देखो, और देखो एक और बच गया यहाँ पर इंपॉर्टेंट है 55 में ही, कॉस्ट ऑफ ऑल पार्टीज इन द प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्फ्रिंजमेंट कॉपीराइट शैल बी डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट। देखो यही तो है ना, जितना भी पार्टीज है उसमें जो कॉस्ट है, पैसा वगैरह है प्रोसीडिंग से रिलेटेड, जो कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट से आएगा ना, वो कौन डिसाइड करेगा? तो डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट है, कोर्ट डिसाइड करेगा। चलो 56 देखना, प्रोटेक्शन ऑफ सेपरेट राइट्स। कुछ सेपरेट राइट्स होता है, मान लो कि 2 4 5 ऑनर हैं, ठीक है, किसी एक अलग अलग पर्सन ऑनर है, उसका अलग अलग
राइट होता है, सबका मतलब या म्यूचुअली कॉन्सेप्ट होता है, सबका अलग अलग रेमेडी जाएगा, ठीक है। तो सबके पास अलग अलग राइट है सूट लाने का, है ना। 55 देखना, ऑथर से स्पेशल राइट। ऑथर का स्पेशल राइट होता है, जो ऑथर होता है, जो बनाने वाला होता है। देखो ऑथर और ऑनर में बहुत डिफरेंस है। ऑथर ऑनर में क्या डिफरेंस है? ऐसे तो भाई जो ऑथर है वही तो ऑनर है, जो ऑनर है वही ऑथर है, नहीं। ऐसे याद रखना, जो ऑथर है, मान लो कि मैं एक बुक बनाया, मैं जो बुक बनाया हूँ ना, मेरा नाम विवेक, मैं विवेक हूँ, मैं जो बुक बनाया हूँ मैं करण के लिए बनाया हूँ, ठीक है। किसके लिए? करण के लिए बनाया हूँ। तो इसमें ऑथर कौन है? मैं हूँ। और ऑनर कौन है? करण। तो क्या डिफरेंस है ना। तो ऑनर कोई भी हो सकता है, बट ऑथर कोई नहीं हो सकता। ऑथर तो जो बुक क्रिएट करता है, द पर्सन हु क्रिएट्स द पर्सन, है ना, वही होता है ऑथर। बट ऑनर क्या होता है? द पर्सन हु क्रिएट ऑथर नहीं। ऑनर ऑथर भी हो सकता है, और जो दूसरे से खरीद भी सकता है, कामों को करवा भी सकता है ना, याद रखना इसमें। तो यही चीज़ मैं बता रहा हूँ, ऑथर का कुछ स्पेशल राइट होता है, ठीक है। ऑथर जो पर्सन क्रिएट का क्या होता है, तो मैं देखो यहाँ पे देख लेता हूँ, क्लेम ऑथरशिप ऑफ वर्क, उस वर्क को लेकर क्लेम कर लेना, भाई ये मेरा काम है, मैं इसे, ठीक है। रिस्ट्रेंट या क्लेम, डैमेज, किसी भी डैमेज को रोकना या फिर क्लेम करना, डिस्टॉर्शन, म्यूटिलेशन, मॉडिफिकेशन। अगर उसमें कुछ, मान लो कि मैं कोई बुक बना के किसी दूसरे पर्सन को दिया हूँ, वो पर्सन उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर रहा है, तो उस पर क्लेम कर दूँगा, काम को रोको, ये गलत कर रहे हो तुम, क्यों? मैं कौन होता हूँ? हाँ भाई मैं ऑथर हूँ, मैं तुम्हारे लिए काम किया, बट ये काम मैं किया हूँ, तो मैं क्लेम कर, मेरा भी कुछ सेपरेट स्पेशल राइट होता है। तो ऑथर का भी स्पेशल राइट है, ठीक है। वो कितना भी टर्म कंडीशन काम करे, बट ऑथर का सेपरेट कुछ स्पेशल राइट होता है, ठीक है। सेक्शन 57 में याद रखना, ऑथर से स्पेशल राइट, ठीक है। तो हम लोग देखो चैप्टर 12 पढ़ रहे थे, ठीक है। डेफिनेशन में क्या है, तो ऑनर ऑफ कॉपीराइट। तो ऑनर ऑफ कॉपीराइट कौन होता है? द पर्सन हु क्रिएट्स, द पर्सन हु जो क्रिएट करता है, जो बनवाता है ना। तो जो ऑनर होता है उसके पास एक्सक्लूसिव राइट होता है खरीदने का, बेचने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का, ठीक है। 55 देखो, सिविल रेमेडीज। तो सिविल रेमेडीज क्या आएगा? तो पहले भाई मेरा कॉपी को कोई छाप रहा है, कोई गलत तरीके से, पहले रोक लगाओ उस पर, इंजेक्शन करवाना, फिर डैमेज करवाना, अकाउंट चेक करवाना, ये सब कोर्ट का डिस्कशन पे है। बट अगर जो कोर्ट में अप्रूव करता है अपोजिट पर्सन कि मैं जब बेच रहा था तो मुझे पता नहीं था किस पे कॉपीराइट है, तो वो मुझे फिर पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। 56 में देखना, प्रोटेक्शन ऑफ सेपरेट राइट। अगर 2 4 5 ऑनर है तो सबका स्पेशल राइट होता है प्रोसीडिंग और शूट करने को लेकर। 57 ऑथर से स्पेशल राइट, कुछ ऑथर का स्पेशल राइट होता है, क्या होता है? तो वो क्लेम कर सकता है ऑथरशिप को लेकर, ऑनरशिप को लेकर, वो किसी भी डैमेजेस को लेकर रोक लगा सकता है, कोई मॉडिफिकेशन करो उसमें कोई प्रॉब्लम मतलब कि क्लेम कर सकता है, ठीक है। या अपना सारा काम वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को भी दे सकता है। चलो सेक्शन 58 देखते हैं, राइट ऑफ ऑनर अगेंस्ट पर्सन पोजेसिंग और डीलिंग विद इन्फ्रिंजिंग कॉपीज। मान लो कोई, ठीक है, ऑनर का राइट क्या है? अगर कोई पर्सन किसी भी कॉपी राइट से रिलेटेड वर्क को इन्फ्रिंज कर रहा है, ठीक है, कोई भी कॉपीराइट को इन्फ्रिंज कर रहा है, तो जो रियल में ऑनर है उसके पास क्या राइट है? तो मान लो कि मेरा बुक है, ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ, देखो सारा एग्जांपल मैं प्रैक्टिकल सेट करता हूँ, ठीक है। मैं ABCD करके तो करता हूँ। मान लो कि एक, चलो मैं ही नहीं तुम लोग कहोगे कि आप खुद अपने ऊपर करते हो। चलो एक पर्सन है जिसका नेम है रवि, ठीक है। रवि जो है ना, एक बुक का ऑथर है, एक नोवेल का, ठीक है, एक नोवेल का ऑथर है। इसको नोवेल को ना कोई एक पर्सन गलत तरीके से यूज करके छाप के बेच रहा है। इस पर्सन का नाम क्या है? उस पर्सन का नाम मान लो कि रोहन है। क्या है? रोहन है, ठीक है। तो रोहन क्या कर रहा है? रवि के नोवेल को इलीगल तरीके, बिना कंसेंट के, बिना लाइसेंस के यूज कर रहा है और बेच रहा है पब्लिक कॉमर्शियल बेनिफिट के लिए। तो क्या कर रहा है? इन्फ्रिंज कर रहा है उसके कॉपीराइट को। जब इन्फ्रिंज कर रहा है तो बताओ, वो जो उसके बुक्स को जो छाप रहा है, अपना प्लेट वगैरह फिक्स किया है, प्रिंटिंग कर रहा है, प्रिंटिंग मशीन वगैरह, क्या पता है वो सारा का सारा प्लेट, प्रिंटिंग मशीन, जितना भी चीज़ यूज किया है सबका सब जनता है, जो रियल में ऑनर है ना रवि इस नोवेल का, उसके पास चला जाएगा। याद रखना, समझ में आया कुछ? अगर कोई भी प्लेट यूज किया गया है इन्फ्रिंजमेंट के लिए, तो सारा प्लेट किसके पास चला जाता है? तो सारा ऑब्जेक्ट वगैरह जितना भी प्रोडक्शन का जितना भी कॉपीज है सबका सब किसके पास चला जाएगा? ऑनर, राइट ऑफ कॉपी ऑनर, राइट ऑफ ऑनर, ठीक है। ये ऑनर का राइट होता है, ऑनर ऑफ द कॉपी राइट, उसके पास चला जाएगा, ठीक है। वो सब कुछ रिकवरी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मे भी प्रोसीडिंग। देखो यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू मे टेक प्रोसीडिंग फॉर द रिकवरी ऑफ पोजीशन देयर ऑफ। और जो ऑनर ऑफ कॉपीराइट है, देखो ऑनर ऑफ कॉपीराइट है, क्या करेगा वो प्रोसीडिंग चालू कर देगा रिकवरी करने के लिए। भाई छोड़ कैसे सकता है भाई? रोक, अगर तुम वो छोड़ देगा तो फिर से वो, भाई तुम्हारे पास सारा सूट है, उसके बुक्स को तो फिर यार उसके प्रोडक्ट को फिर से तुम छाप के बेचना चालू कर दोगे या प्रोडक्शन करके। इसलिए वो सारा का सारा क्या करता है? रिकवरी कर लेता है। ऐसा मान लेता है कि जो रियल में ऑनर है उसी का है, ठीक है। अगर इफ़ द अपोनेंट, देखें यहाँ पे देखना, इफ़ द अपोनेंट प्रूफ, अगर जो अपोनेंट प्रूफ करता है, क्या अपोनेंट प्रूफ करता है, भाई वो अवेयर नहीं था, रीजन वो यही बात है, ही वॉज नॉट अवेयर,
अगर वो अवेयर नहीं था काम करते समय कि इस पर कॉपीराइट है या कोई रीजनेबल ग्राउंड है, ठीक है। ही हैड रीजनेबल ग्राउंड फॉर द बिलीविंग दैट सच कॉपीराइट डू नॉट इन्वॉल्व इन्फ्रिंजमेंट। वो जब बना रहा था उसे पता नहीं था कि ये कॉपीराइट में है, तब क्या होगा, उसमें फिर कोई मैटर नहीं है, वो फिर कॉपीराइट के पास कोई इंटाइटल नहीं। देखो, ऑनर ऑफ कॉपीराइट सेल नोट इंटाइटल एनी रेमेडीज, वो किसी भी रेमेडी के लिए इंटाइटल नहीं है। कब, जब जो मेन पर्सन है, जो फ्रॉड किया है, ठीक है, जो इन्फ्रिंजर है, इन्फ्रिंजमेंट किया है, अगर वो प्रूव कर देता है तब। सेक्शन 59 देखना, रिस्ट्रिक्शन ऑन रेमेडीज इन द केस ऑफ वर्क ऑफ आर्किटेक्चर। अब कोई आर्किटेक्चर का वर्क है तो उसमें रेमेडीज का रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ताजमहल को बनाया तो उसको जैसा कोई बनाओगे नहीं, इन्फ्रिंज में कॉपीराइट आ जाएगा, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अगर आर्किटेक्चर कोई वर्क है कोई, तो उस पर कॉपीराइट नहीं आता, याद रखना। कोई बिल्डिंग्स पे है, ऐसा बिल्डिंग कहीं बनेगा नहीं, तो ठीक, उस पर कॉपीराइट नहीं आता। सेक्शन 60 देख लेना, रेमेडीज इन द केस ऑफ ग्राउंडलेस थ्रेट और लीगल प्रोसीडिंग, ठीक है। कोई अब वैसा प्रोसीडिंग जिसमें जो कि ग्राउंडलेस हो, ठीक है। एनी पर्सन क्लेमिंग टू द बी ऑनर ऑफ कॉपीराइट, अगर कोई पर्सन है ना, वो कॉपीराइट के जैसा ऑनर जैसा क्लेम कर रहा है और उसका कोई ग्राउंड है ही नहीं। मान लो कि मैं जो हूँ, मैं एक बुक लिखा हूँ और मेरे बुक को कोई और थर्ड पर्सन ने क्लेम कर दिया है कि मैं एक ऑनर हूँ, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसका कोई राइट नहीं होगा, वो बेच नहीं सकता। तो क्या होगा फिर उस कंडीशन में, मैं क्या करूँगा, इंजंक्शन लगाऊंगा, रिकवरी करूँगा सारा डैमेज की, उसकी वजह से मेरा डैमेज फिर क्या, वही कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का सारा पैसा चलेगा, है ना, सिविल रेमेडीज के अकॉर्डिंग। 61 देखो, ऑनर ऑफ कॉपीराइट टू विथ पार्टी टू द प्रोसीडिंग। जो कॉपीराइट का ऑनर है ना, वो पार्टी बनेगा प्रोसीडिंग में, ये राइट है, ठीक है। रिगार्डिंग एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ सेक्शन 61 देखना, ऑनर ऑफ कॉपीराइट टू पार्टी टू द प्रोसीडिंग। जो केस चलेगा ना उसमें वो पार्टी बनेगा, पार्टी बनने का राइट है किसका, ऑनर का। लाइसेंसी जो है, मान लो कि मेरा बुक है, मैं किसी दूसरे पर्सन को लाइसेंस दे दूँ कि मेरे बुक को तुम छाप के बेचो, और अगर मेरे कॉपीराइट को कोई इन्फ्रिंज करता है, अगर इन्फ्रिंज करता है तो वो लाइसेंस जिसे दिया हूँ वो तो भाई पहली बात तो वो पार्टी है ही, और मैं भी पार्टी बनने का मेरा ही राइट है। क्यों, क्योंकि मैं इस वर्क का ओरिजिनल ऑनर हूँ, तो ऑनर का राइट होता है, ठीक है। जो कॉपीराइट ऑनर है उसके पास राइट होता है पार्टी बनने का। चलो, अब कोई सिविल सूट चल रहा है, ठीक है, कोई भी इन्फ्रिंजमेंट, कोई एक इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट को लेकर, तो उससे रिलेटेड फिर से कोई फ्रेश सूट नहीं ला सकते हैं। ये भी देखो यहाँ पे फिर आ गया रेस जुडिकाटा का, सॉरी रेस सब जुडाइस आ गया ना, मतलब फिर से फ्रेश सूट नहीं कर सकते हैं, बार कर दिया यहाँ पे सिविल प्रोसीडिंग के अंदर। सेक्शन 62 देखो, जुडिक्शन ऑफ कोर्ट और मैटर से। अब बताओ भाई, जुडिक्शन ऑफ कोर्ट है, कोर्ट का जुडिक्शन कहाँ होगा, मैटर कहाँ जाएगा सबसे पहले, तो जिस एरिया से सिचुएटेड है, ठीक है, जिस जुडिक्शन में मैटर करता है, तो सबसे पहले जो मैटर होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आता है, ठीक है। कॉपीराइट से डिस्प्यूट से रिलेटेड मैटर अगर जो अपीलेट बोर्ड के अगेंस्ट जाओगे तो कहाँ जाता है, वो सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, ठीक है। ऑफेंसेस देखो, चैप्टर 13, भाई क्या ऑफेंसेस है, कितना पनिशमेंट मिलेगा, कितना सजा मिलेगा, कितने साल का सजा मिलेगा, कितना फाइन मिलेगा, तो ये सब हम लोग ऑफेंसेस देखते हैं चैप्टर 13 में, ठीक है। तो चैप्टर 13 में देखना ऑफेंसेस है, तो ऑफेंसेस से डील करता हूँ सेक्शन 63, ऑफेंसेस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट और अदर राइट्स कन्फर्ड बाय दिस एक्ट। मीन्स अगर कोई इस एक्ट के द्वारा, कौन सी एक्ट द्वारा, कॉपीराइट एक्ट 1957 के द्वारा जो भी ऑफेंस है उसके कॉपीराइट के इन्फ्रिंजमेंट के अगेंस्ट में क्या सजा मिलेगा, तो देखो भाई, नोट भी लेस देन 6 मंथ, 6 मंथ से कम नहीं, क्या 6 महीने से मिनिमम, ठीक है। नोट लेस देन, नोट लेस 6 मंथ और नोट मोर 2 मंथ, यानी कि सॉरी नोट मोर 3 ईयर्स, 3 ईयर्स से मोर नहीं, ज़्यादा नहीं, नहीं। तो यानी कि देखो यहाँ पे मैं एक टर्म लिखूँ, 6 महीनों से लेकर 3 साल तक सजा मिलेगा। कितने मिलेगा जी, यहाँ पे लिख देता हूँ 6 मंथ्स टू 3 ईयर्स तक का सजा मिल सकता है, सॉरी यार 3 ईयर्स, ठीक है। और देखो फाइन क्या है, नोट भी लेस देन 50,000, 50,000 से लेकर 2 लाख तक, ठीक है, 2 लाख तक का फाइन है। सजा कितना है, 6 महीने से लेकर 3 साल तक सजा है, और 50,000 से लेकर 2 लाख तक का फाइन है। ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट कोर्ट डिसाइड करता है, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो कि कॉपीराइट, कोई प्रोडक्ट का कॉपीराइट किया है, अगर उसे कमर्शियल बेनिफिट नहीं किया है, तब पता है, मतलब अभी वो छापा ही है, बेचा नहीं, उसे कोई फायदा उसको हुआ नहीं है, तो पता है उसका सजा क्या होता है, वो 6 महीने से कम होता है, 6 महीने से कम होता है, मतलब 6 महीने ज़्यादा नहीं, लेस देन 6 मंथ, प्रोविजन में लेस देन 6 मंथ। और फाइन क्या होगा जी, लेस देन 50,000। तो क्या होगा, मैं फिर से लेता हूँ यहाँ पे,
देख लेना, प्रोविजन में लिख देना 6 महीने। अगर जो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है भाई प्रोविजन, देखो ये प्रोवाइडेड देखना, वेयर द इन्फ्रिंजमेंट हैज नॉट बी मेड फॉर गेन इन द कोर्स ऑफ ट्रेड और बिजनेस। अगर उससे गेन हुआ नहीं है कोई बिजनेस में, उस कोर्स के और ट्रेड में उससे फ़ायदा नहीं हुआ है, तो पता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, टर्म ऑफ लेस देन 6 मंथ, 6 महीने से कम का सजा मिलेगा, और फाइन ऑफ लेस देन 50,000, और 50,000 से कम का फाइन लगेगा। ठीक है, तो 6 मंथ्स और 50,000 का फाइन। चलो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले याद रखना, कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट होता है तो कितना सजा मिलेगा, तो 6 महीने से लेकर 3 साल तक सजा मिल सकता है, और 50,000 से लेकर 2 लाख तक है अगर कॉमर्शियल बेनिफिट ले लिया है तब। बट अगर उससे कोई अभी कॉपीराइट किया है बट उससे कोई फायदा नहीं है, मान लो कि मेरा बुक है किसी ने बेचना चालू किया, तो मान लो कि मेरा कॉपी का छाप लिया है, ठीक है, बट उससे अभी बेचा नहीं है, उससे कोई बेनिफिट नहीं लिया है, तो उससे पता है 6 महीने से कम का सजा मिलेगा और 50,000 से तक ही फाइन मिलेगा। बट अगर उससे कोई वो अपना कॉमर्शियल बेनिफिट ले लिया है, बिजनेस में यूज कर लिया है, तब जानते हो जो मिनिमम सजा क्या है, 6 महीने से लेकर 3 साल तक, 6 महीने से कम नहीं, नॉट लेस देन 6 मंथ, और नॉट मोर देन 3 ईयर्स। ठीक है, और फाइन क्या है, तो 50,000 से 2 लाख, 50,000 से कम नहीं, 2 लाख से ज़्यादा नहीं। ठीक है, चलो 63 ये क्या है, तो इनहेंस पनिशमेंट। अगर कोई फिर से दूसरी बार काम कर रहा है तो पता है क्या होता है, 1 साल से कम नहीं, 3 साल से ज़्यादा नहीं, मतलब कि 1 साल से लेकर 1 ईयर से लेकर 3 ईयर्स तक सजा मिलेगा। इसमें वही है, अब कोई अभी तक छापा है दूसरी बार बट उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ है तो 1 साल से कम मिलेगा। ठीक है, 1 साल तक ही मिलेगा, 1 ईयर, और फाइन 1 लाख तक है। तब बताओ, अगर सेकेंड बार कर रहा है सब्सिक्वेंट कन्विक्शन में, फिर से मान लो होता है ना कि अगर सब्सिक्वेंट कन्विक्शन फिर से वही सजा किया, दूसरी बार किया, सेकेंड टाइम्स किया, तो इनहेंस पनिशमेंट मिलता है। क्या मिलता है, इनहेंस पनिशमेंट 63 के ए में दिया गया है। और इनहेंस पनिशमेंट क्या है, तो जहाँ पे 6 महीने से कम और 3 साल ज़्यादा है, तो यहाँ पे 1 साल से कम होगा ही नहीं। ठीक है, और 50,000 से कम और 2 लाख से ज़्यादा नहीं, तो यहाँ पे फाइन क्या है, 1 लाख से लेकर 3 लाख तक, मतलब सॉरी 1 लाख से कम नहीं और 2 लाख, 1 लाख से कम नहीं और 2 लाख से ज़्यादा नहीं। ठीक है, चलो 63B क्या है, नोइंग यूज ऑफ इन्फ्रिंजिंग कॉपी ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम टू बी एन ऑफेंस। अगर तुम जान रहे हो कि किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम का कॉपी करना या ये करना कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट है, तो इसमें क्या होगा, 7, तो नोट सेल नोट भी लेस देन 7 डेज, तो उससे कम मतलब 7 दिन का सजा है, और मैक्सिमम 3 ईयर्स तक चलता है, और 50,000 का पनिशमेंट है। तो देखो यहाँ पे याद रखना, अगर कोई कंप्यूटर प्रोग्राम से रिलेटेड है तो क्या होगा, 7 डेज से लेकर 3 ईयर्स तक है। कितने हैं, 3 ईयर्स तक है, और फाइन क्या है, 50,000। 50 कैसे, के मीन्स देखो, के मीन्स का होता है 1000, लैटिन मीडियम होता है, और लाख कितना, 2 लाख, 2 लाख तक याद करना होगा। ठीक है, रट लेना है, हो जाएगा, कोई चीज़ नहीं है। नॉर्मल कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट होगा तो क्या पनिशमेंट है ऑफेंस का, तो 6 महीने से कम नहीं, 3 साल से ज़्यादा नहीं, तो 6 मंथ से लेकर 3 साल तक सजा मिलेगा, और फाइन क्या है, 50,000 से लेकर 2 लाख तक है। बट अगर जो उसे कोई बेनिफिट नहीं उठाया अभी तक, तब क्या होगा, 6 महीने से कम का सजा मिलेगा, फाइन जो होगा 50,000 से कम होगा। और इनहेंस पनिशमेंट क्या होगा, जब वो सेकेंड टाइम वो क्राइम कर रहा है तो उसका होगा 1 साल से लेकर 3 साल तक है, और 1 लाख से 2 लाख का फाइन। अगर कोई कंप्यूटर प्रोग्राम से रिलेटेड है तो क्या होगा, अगर वो जान रहा है तो भी 7 दिन से लेकर 3 साल तक सजा मिलेगा। देखो, पावर ऑफ पुलिस टू सीज इन्फ्रिंजिंग कॉपी ऑफ कॉपीराइट। अगर कोई कॉपीराइट का कोई प्रोडक्ट है तो पुलिस ऑफिसर का पावर होता है कि वो सीज कर ले, बट कौन से का, तो नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। तो सब इंस्पेक्टर SI से नीचे का रैंक का कोई पर्सन पुलिस ऑफिसर जो है ना, कॉपीराइट प्रोडक्ट को सीज नहीं कर सकता है। अगर मान लो कि अगर पुलिस को ऐसा लग रहा है, जो पुलिस का रैंक क्या है, तो सब इंस्पेक्टर है, उससे नीचे नहीं है, उससे ऊपर ही इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है, DSP है, SP है, जो भी हो, बट नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। ठीक है, कांस्टेबल ना होना चाहिए, इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर से ऊपर ही होना चाहिए। ठीक है, सब इंस्पेक्टर भी होगा तो चलेगा। तो सब इंस्पेक्टर को अगर ऐसा लगा कि ये जो प्रोडक्ट है, ये कॉपी है ना, कॉपीराइट है का वायलेशन में है, एक काम करो, इसे सीज कर लो। ठीक है, कोई नहीं, सेक्शन 64 हो गया। सेक्शन 65 देखना, पोजीशन ऑफ प्लेट फॉर पर्पस पोजीशन ऑफ प्लेट्स फॉर पर्पस ऑफ मेकिंग इन्फ्रिंजिंग कॉपी। मान लो कोई प्लेट का यूज़ किया जा रहा है, छापने के लिए होता है ना प्लेट का, तो उसके पोजीशन किसका होगा, वो सबका सब किसके पास मिल गया। मान लो कि किसी के पास कोई कॉपीराइट का प्लेट मिला है, ठीक है, छापने वाला, प्रिंटर मिला है, सारा कुछ सिस्टम मिला है, सेटिंग एकदम पूरा एकदम सेटिंग किया हुआ, तो उस पर जानते हो, किसी के पास पकड़ा गया तो 2 साल का सजा है, 2 ईयर्स का पनिशमेंट है, और फाइन भी एल्सो लायबल टू फाइन। 65 में देख लो ना, प्रोटेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजिकल मेजर्स। अब कोई टेक्नोलॉजिकल कॉपीराइट है तो उसमें भी फाइन, उसमें भी प्रोटेक्शन है, कितना, तो 2 साल का सजा है, 2 साल का सजा है, 2 ईयर्स, और एल्सो लायबल टू फाइन। ठीक है,
चलो सेक्शन 65B क्या है? द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन। देखो राइट मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन क्या होता है? यही होता है ना, राइट मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन। अगर कोई कॉपीराइट है उस पर पता है उसका डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, कैसे बांटना है, उसका ब्रॉडकास्ट को लेकर किसे मिला है, उसका पब्लिक है, उसका नाम, ठीक है, उसमें कोई गड़बड़ी हो तो उसे सुधारना होता है, उससे रिलेटेड सारा मैटर को डील किया जाता है, ऑनर कौन है, ऑथरशिप का नाम वगैरह सब कुछ दिया जाता है, ठीक है। 66 का है तो डिस्पोजल ऑफ इन्फ्रिंजिंग कॉपी और प्लेट्स फॉर पर्पस ऑफ मेकिंग इन्फ्रिंजिंग कॉपीज। अगर कोर्ट को ऐसा लगा कि ये जो प्रोडक्ट है ना, जो कॉपी है ना, कॉपीराइट का वायलेशन में बना है, तो उसे डिस्पोज किया जाएगा, ठीक है। और जो रियल में ऑनर है उसके ऊपर डिलीवर कर दिया जाएगा। मान लो ठीक है, मेरा नॉवेल को कोई छाप रहा है तो जिसका भी उसका गलत तरीके से छाप रहा है मेरा बिना मेरे लाइसेंस को, और ये सब कोर्ट में चला गया मैटर, तो कोर्ट को लगा कि नहीं, रियल में कोर्ट डिसाइड कर गया, कोर्ट का जजमेंट आ गया कि नहीं, ये जो सारा मैटर है ना इसके पास प्रोडक्ट है वो इन्फ्रिंज कर रहा है विवेक के कॉपी को, कॉपीराइट को, तो सारा का सारा मैटर उससे सीज करके और मुझे सेल कर दिया जाएगा, डिलीवर कर दिया जाएगा, सॉरी मुझे डिलीवर कर दिया जाएगा रियल में जो ऑनर है, ठीक है। मतलब कि अगर आप किसी को सामान को छापोगे ना तो जो छापने का सारा सिस्टम में मशीन है वो सबका सब उसके पास चला जाएगा जिसके पास रियल में ऑनरशिप है, ठीक है, याद रखना। पेनल्टी फॉर मेकिंग फॉल्स एंट्रीज इन रजिस्टर। अगर रजिस्टर में फॉल्स एंट्री करवा दे कोई पर्सन, फॉल्स एंट्री करवा दे कि काम जो है मेरा है, इंटर होता है ना, बहुत सारे लोग गलत तरीके से कॉपीराइट करवाते हैं, तो उसमें क्या है, पनिशमेंट है, पेनल्टी है। क्या है पेनल्टी? तो 1 साल तक सजा मिलेगा जी, 1 ईयर और फाइन, या फिर सिर्फ फाइन या सिर्फ सजा, 1 ईयर विथ फाइन और बोथ, या तो सजा और फाइन दोनों मिलेगा। यानी गलत तरीके से कॉपीराइट भी करवा लोगे आप किसी दूसरे का, कोई गलत डॉक्यूमेंट देकर, तो उसमें भी पेनल्टी है 67 में। 68 ट्रिपल हो गया है। 68A देखना, तो पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रवेशन ऑफ सेक्शन 52। सेक्शन 52 का अगर कॉन्ट्रवेंशन करोगे तो पेनल्टी मिलेगा 3 साल तक के। चलो सेक्शन 69 देखना, ऑफेंसेज बाय कंपनीज, कंपनी के द्वारा जो ऑफेंस होता है, तो जो कंपनी के द्वारा भी कोई ऑफेंस, मान लो कोई कंपनी चला वो किसी चीज़ का कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट कर दिया है, तो क्या कंपनी फंसेगा? कंपनी जो तो कंपनी का जो इंचार्ज होता है वो फंसता है, ठीक है, इंचार्ज ऑफ कंपनी, उसका जो इंचार्ज होता है ना, हेड, उस टाइम वो उस पर सारा प्रोसेसिंग चलता है, ठीक है। 70 देखना, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, इस ऑफेंस को कॉग्निजेंस कौन लेगा, मैं शुरुआत कौन करेगा? देखना मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, JMFC, ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, और दिया गया कौन? एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ठीक है, जेम फर्स्ट क्लास, कौन लेगा? जेम फर्स्ट क्लास। यहाँ पे दिया MM, तो देखना BNSS 223 के अकॉर्डिंग MM को कैंसिल कर दिया, तब एक ही है कौन? जेम फर्स्ट क्लास, कौन है? जेम फर्स्ट क्लास मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, याद अब नहीं रखना है। तो बताओ, तो फर्स्ट क्लास से नीचे का कोई भी, देखो नो कोर्ट इन्फेरियर टू दैट ऑफ, मीन्स कोई भी कोर्ट जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के नीचे का कोई मैटर के नीचे का मजिस्ट्रेट मैटर को नहीं दिखेगा, ठीक है। चलो तो सेक्शन 14 आ गया, इसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में खत्म करूंगा, और उम्मीद है कि अगले लेक्चर में कॉपीराइट एक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं और देखते रहिए लेक्चर। अब कोई प्रॉब्लम हो, कोई शिकायत हो तो आप, या कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।